वहां से कोई ऐसी खबर अभी तक आई नहीं। हालांकि 6,000 से ज्यादा वहां पे जो आईडीएफ के लोग हैं वो मर चुके हैं। और हमास के जो अगर लड़ाके हैं तो इनका तो यही कहना है कि हमने हमास का सफाया कर दिया है। तो हमास का सफाया अगर कर दिया होता तो अभी तक उनको टक्कर बराबर से कैसे मिल रही है हमास से। इसराइल जो है अपनी हरकतों से तो वाकई बाज नहीं आएगा। और जब तक ये, वैसे ये तबाह बर्बाद हो गया है, लेकिन ये बात प्लेटफॉर्म पे मीडिया की नहीं आ रही है कि ये इस तरह से इसराइल का हाल है। तो मेरे कहने की बात है कि नेतन्याहू बचेंगे नहीं। असली मुद्दा ये है। असली मुद्दा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन चार्ज हैं कोर्ट में है। नेतन्याहू के ऊपर जैसे इंडिया में होता है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इस तरह के केस इसलिए भी नेतन्याहू के ऊपर लोगों ने लगाए हैं कि 7 अक्टूबर को वो सो क्यों रहे थे। इजराइल की कोर्ट में है, यानी क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए हम और बतौर सरकार और कोई डिटेल नहीं दे सकते। डिटेल देंगे तो कोर्ट में देंगे जब जज साहब पूछेंगे। तो ये सब ऑफिशियली होते हैं। सरकार जितने लोग हम लोग सरकारी नौकरी कर चुके हैं हमें मालूम है कि नियम कायदों के पीछे कैसे छुपना है। तो नेतन्याहू भी छुप रहे हैं लेकिन और इस वजह से पूरा सही सही ऐसा नहीं है। इतने दिनों से हुती का हमला चल रहा है, हिजबुल्ला से इतने दिन से टकराव हुआ, ईरान ने रिसर्च सेंटर तक तबाह कर दिए और तमाम मकानात चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई, हर तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात सच है कि वहां से खबर नहीं आ रही। और जगहों से खबर कैसे आ जाती है? तो मैं इस्तकबाल करता हूं और यही मैं आज यहीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी की। जिस तरह से पुराने जो मोसाद के चीफ हैं उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो नेतन्याहू ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की 7 अक्टूबर के बाद। और फिर जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर को और उसके बाद भी सीधे तौर पर ये नेतन्याहू जिम्मेदार है। और मैंने 1.5 साल हो गए मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं इसी वजह से। क्या कहेंगे आप ये जो, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बताया जा रहा है। 700 दिन हो गए, गाजा से तो रिपोर्ट आ गई कि साहब वहां पे कितने 90% गाजा तबाह हो चुका है, 68 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ये सारी रिपोर्टें आ रही, कितने लोग मरे हैं, ये सब आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल से क्यों ये रिपोर्ट नहीं आ रही। इजराइल का भी तो नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। इजराइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, ऐसा हरगिज नहीं है। इजराइल को बहुत बड़ी चोट है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने इजरायली इजराइल छोड़ के चले गए। और ये रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है कि अब इजराइल वापस आने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से ये जंग को बढ़ा रहे हैं उसमें और मुश्किल हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है बुरी तरीके से। तो बहरहाल ये जो बयान आया इसको किस तरह से आप देखेंगे और अपडेट भी अपने तौर पे आप जरूर पेश कर दें ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। धन्यवाद डॉक्टर रिजवी। सबसे पहले तो आपने मेरी तारीफ की, शुक्रिया। मैंने अपने एयरफोर्स के करियर में बतौर फाइटर पायलट बम बहुत गिराए हैं, लेकिन ट्रेनिंग मिशन के दौरान। तो वहाँ एक तंबू सा होता है, उसके ऊपर चूना लगा देते हैं, उस पे जाके हम बम गिरा देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि उसमें उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले ने एक चींटी को या जमीन के नीचे छिपकली को भी नुकसान ना पहुंचाया हो। बाकी रेशमा जी मेरे साथ हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। देखिए सारा मामला जो है नेतन्याहू के बारे में ऐसा है कि क्योंकि रेशमा जी लीगल केस भी एक्सपीरियंस रखती हैं, इसलिए बताना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, दुनिया का कोई भी मुल्क मैं इजराइल को बचा नहीं रहा, ना ही नेतन्याहू को बता रहा हूँ। एक ट्रेंड है, चाहे यूक्रेन का वॉर देख लीजिए या हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया का कोई भी देश अपने जो नुकसान है या अपनी कमजोरियों को बताता नहीं। पाकिस्तान ने भी अब तक नहीं बताया कि उनके पास क्या नुकसान हुआ। हमने भी नहीं बताया, ना ही रूस बता रहा है कि यूक्रेन से उनको क्या नुकसान हुआ ऑफिशियली, उनके कितने अफसर मारे गए। ना ही यूक्रेन बता रहा है कि उनके कितने रंगरूट मारे गए या कितने जवान मारे गए, या उनके फौज के, यूक्रेन की फौज के कितने टैंक या तोप रूस के हमले में तबाह हुए।
ये एक ट्रेंड है। इसकी काफ़ी सारी वजह है, वो एक अलग से ही चैप्टर है। तो इज़राइल भी ऑफ़िशियली कभी नहीं बताएगा। जैसे इज़राइल और मिस्र के बीच में लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाई हुई थी। 1967 में हुई थी 6 डेज़ वॉर। इज़राइल और मिस्र के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी 1973 में, यॉम किपुर वॉर। वहाँ मिस्र ने भी नहीं बताया अब तक कि उनके कितने हवाई जहाज गिरे, कितने टैंक तबाह हुए। इधर-उधर से खबरें जमा होती हैं, गूगल में आ जाता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में आ जाता है। कहने की बात है कि नेतन्याहू बचेंगे नहीं, असली मुद्दा ये है। असली मुद्दा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन चार्ज हैं, कोर्ट में हैं। नेतन्याहू के ऊपर जैसे इंडिया में होता है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इस तरह के केस इसलिए भी नेतन्याहू के ऊपर लोगों ने लगाए हैं कि 7 अक्टूबर को वो सो क्यों रहे थे? इज़राइल की कोर्ट में है। तो उसके बाद क्या होता है कि सारी सरकारों को एक बहाना मिल जाता है। सब सरकारें, चाहे वो नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन हो या ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे ही एक मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जाहिर बात है मामला कंट्रोवर्शियल ही होगा तभी कोर्ट में गया है। तो सारी सरकारें चाहे नीचे के अफसर हो या ऊपर के अफसर हो, सिविल में बता रहा हूं, सरकारी अफसर, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर हो या ऊपर की तरफ एडिशनल सेक्रेटरी हो, सभी लिखते हैं मैटर इज सब जुडिस, सो नो मोर फर्दर डिटेल्स कैन बी गिवन। यानी क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम और बतौर सरकार और कोई डिटेल नहीं दे सकते। डिटेल देंगे तो कोर्ट में देंगे जब जज साहब पूछेंगे। तो ये सब ऑफिशियलीज होते हैं। सरकार जितने लोग हम लोग सरकारी नौकरी कर चुके हैं, हमें मालूम है कि नियम कायदों के पीछे कैसे छुपना है। तो नेतन्याहू भी छुप रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर पद से बाहर हो जाएंगे, और जल्दी होने वाले, अगले साल ही होने वाले, या तो लड़ाई के चलते चलते ही उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा, मैं भी चाहता हूं ऐसा ही हो, या जिस दिन लड़ाई बंद हुई और इलेक्शन हुए वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो क्या, उनकी पार्टी भी इलेक्शन हार जाएगी। उसके बाद ये जितने कोर्ट केस हैं ये सारे फिर से उनके हायर कोर्ट में आ जाएंगे। तो उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। देखिए असल चीज क्या है, 4 शब्दों में मैं बयान कर देता हूं, उसके बाद रेशमा जी को भी अपना 4 शब्द ये हैं कि 4 चीजें होनी है। बम गिरने बंद हो, खाना पहुंचना शुरू हो जाए, तीसरी बात यह है कि वो कहाँ रहेंगे, सब तंबू में रह रहे हैं, सर्दी की मौसम आ रही है और इज़राइल में बहुत ठंड होती है। जैसे ठंड अभी उत्तर भारत में, पंजाब में और हिमाचल में और हरियाणा में पड़ती है, उस तरह की ठंड हो जाती है इज़राइल में। तो तंबू में ये औरतें, बूढ़े, बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, 3 महीने के बच्चे, ये उस ठंड में कहाँ रहेंगे? तंबू में कैसे रहेंगे? तो इनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज फिर से इज़राइल ने, आईडीएफ ने गुस्ताखी की। आईडीएफ ने बोला गज़ा छोड़ो, खाली करो और जाके दक्षिण की तरफ फलाने-फलाने एरिया में जाके तंबू लगा के वहां पर रहो। आज तो हद ही हो गई जब बेचारे गजा के कुछ लोग अपने परिवार लेकर जहां पे इज़राइल ने सेफ एरिया, सेफ जोन डिक्लेयर किया था, वहां पे जाके गरीब लोग रह रहे थे, फिलिस्तीन के हमारे भाई, वहां पे भी हमला हो गया। ये चौथी चीज रुक जानी चाहिए, क्योंकि जो आदमी ऐसे ही मारा मारा फिर रहा है क्योंकि उसके पास खाने का नहीं है, आसमान से बम गिर रहे हैं, वो अपने परिवार को लेके जाएगा तो कहां जाएगा? बाकी चीजें इसके बाद आती हैं। बाकी चीजें डॉक्टर रिजवी इसके बाद आती हैं। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें, बहुत ही अहम चीजें जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और हम लोग हमेशा इसी की बात करते हैं कि सबसे पहले ये होना चाहिए और ये होगा। मैं और टेक्निकल बातें जो हैं वो मालूम करूंगा, पूछूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका का नया आर्मी चीफ इजराइल में सलामी देने आया। अमेरिका में जब भी कोई नया ऑफिसर या वो चीफ जो है उधर लेता है, वो इजराइल सबसे पहले आता है। मैं इस पे टेक्निकल है, क्यों आता है, क्या है इसका, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले रेशमा हनीफ साहिबा हमसे जुड़ी हुई हैं, और शुरू से मैं यही कि जिस तरह के हालात
पैदा हो रहे हैं। और मैंने ये सवाल उठाया था उस पे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं देता। मैं कोई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेतन्याहू रिपोर्ट दें, लेकिन जो एजेंसियां जिस तरह से गाजा की रिपोर्ट दे रही हैं तमाम, तो वो रिपोर्ट कम से कम इधर से भी तो आए कि भाई यहाँ 5 पैसे का नुकसान हुआ है, वहां 90 पैसे का हुआ है, यहाँ 5 पैसे का हुआ है। लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती इजराइल के बारे में बताते हुए। लोग जो है डरते हैं, पता नहीं कहाँ से छिप छिपा के कुछ इधर उधर से ऐसे आ जाती है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या, जैसे कहते ये तो सही है कि कोई नहीं बताता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब हमारे यहाँ जवान 40 जवान जब उनको मार दिया गया, 44 जवानों को उड़ा दिया गया, तो बताया गया। इसी तरीके से और जंगों में तो मतलब बिल्कुल से नहीं कि बता दें एकदम बिल्कुल से हार गए और थक गए और ये हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन कैजुअलिटीज तो बताई जाती हैं, जिम्मेदारी ली जाती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डब्बा ही गोल है, कुछ नहीं बताने के लिए तैयार है कि क्या हो रहा है। बस बम बरसाए जाओ, मारे जाओ, बस रोज ये बता दो साहब अब मैं अभी जो है वो मतलब ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ गया हूं, इतना और कब्जा हो गया, 40% और कब्जा हो गया है, 50% और अभी मैं कब्जा कर लूंगा, बस यही सब आ रहा है। तो इसके पीछे रेशमा हनीफ साहिबा आपको क्या लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या ये पेश करना चाहते इस तरह की चीजें बयान करके? ठीक है, सरकार नहीं बताती, ये हम बिल्कुल मानते हैं कि वो अपनी डिटेल्स नहीं बताती, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं, सोर्सेस से कहीं से, लेकिन सब पे ब्रेक लगा हुआ है। जी डॉक्टर रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपको, और कैप्टन साहब आपको भी मेरा सलाम। अच्छा, मुझे ये कहना है कि जो कैप्टन साहब ने कहा है वो तो खैर युद्ध के रूल ही यही होते हैं, बिल्कुल सही कहा है। हाँ, मगर ये ज़रूर कहना है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और अब वहाँ पे देखिए कुछ जगहों पे बिल्कुल सेंसर किया हुआ है मीडिया को, और कुछ जगहों पे मीडिया स्वतंत्र है। अब हमारे वहाँ पे देखा जाए तो फ्री मीडिया है एक तरह से, हालाँकि अब नहीं रही है, लेकिन फ्री मीडिया हुआ करती थी किसी ज़माने में, क्योंकि हम लोग भी देखा करते थे, काफ़ी पहले से देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह। और इसी तरह से जो अगर ईरान का नुकसान हुआ, लेबनान में हुआ, अभी प्राइम मिनिस्टर को जो असैसिनेट किया हुआ है, या जो भी उनके साथ मिनिस्टर थे वो उनको सबको मारा हुआ है, तो सब हम लोगों को पता चल रहा है। लेकिन इज़राइल में इसलिए नहीं पता चलता है कि मीडिया को सेंसर किया हुआ है, कोई भी विदेशी मीडिया जो है उसको भी हटा दिया है वहाँ से। अब जो सिर्फ उनकी अगर भाषा बोलेंगे या उनके कहने पे चलेंगे, या जो आईडीएफ अगर उनको जो है खबर देगी, जो भी आईडीएफ रिपोर्टिंग करेगी वही रिपोर्टिंग वो भी करेंगे। और इस वजह से पूरा सही-सही ऐसा नहीं है, इतने दिनों से हुती का हमला चल रहा है, हिज़्बुल्लाह से इतने दिन से टकराव हुआ, ईरान ने रिसर्च सेंटर तक तबाह कर दिए, और तमाम मकानात चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई, हर तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात सच है कि वहाँ से खबर नहीं आ रही, और जगहों से खबर कैसे आ जाती है? भई ज़ाहिर है जर्नलिस्ट इसीलिए होते हैं, और जो एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, या जो और कोई भी किसी भी तरह से, अब जैसे गज़ा से भी कोई ना कोई वीडियो तो आ ही जाता है। इतने बुरे वहाँ पर हालात है, बावजूद उसके भी कोई ना कोई वीडियो हम लोगों तक पहुँच ही जाता है। क्योंकि उससे तो मतलब बुरे हालात तो कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। देखा जाए तो जैसे गज़ा में हालात हैं आजकल, उस तरह के हालात हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं कभी नहीं देखे हैं, और ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि फिर भी हम लोगों को वहाँ की भी खबर मिल रही है। हाँ, वहाँ इज़राइल की हमें खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि इज़राइल भड़काता रहता है, एक तरह से प्रोवोक करता है दूसरे देशों की जनता को तख्ता-पलट के लिए कि आपके वहाँ पानी नहीं है, आपके हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं, और हम आपके लिए हितैषी हैं हम आपके, और दूसरे लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके हुक्मरान आपसे झूठ बोल रहे हैं, और हम बहुत सच्चे हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर अच्छा कर सकते हैं तो वो इतना बड़ा जेनोसाइड क्यों कर रहे हैं? भाई पूरी दुनिया देख रही है, कभी यूरोप वार्न कर रहा है, कभी और अरब कंट्रीज से आवाजें आ रही हैं। अब तो मिस्र को भी खतरा हो गया, अब तो तुर्की को भी खतरा हो गया है, तमाम देशों को खतरा भी हो गया है। तो उसपे भी इन्होंने कहा है कि देखिए राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और मिस्र अपने वहाँ जो लोग जाना चाहते हैं उनको ले नहीं रहा है।
तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं? पहली तो बात जो लोग जहाँ पे आपने कहा 40% कब्जा हो गया है, तो वहाँ पे कब्जा हो गया, नहीं हो गया है, अभी तक आप तो श्योर ही नहीं है कि हाँ हमने इनको मारा कि उनको मारा। और उधर हूती हैं, हूती किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, चाहे आप उनके प्राइम मिनिस्टर को मार डालें, चाहे जो है डिफेंस मिनिस्टर को मार डालें, चाहे किसी को मार डालें, तो उनका साफ कहना है कि हम प्राइम मिनिस्टर के बदले प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करेंगे और डिफेंस मिनिस्टर जितने भी मतलब जो पोस्ट पे जो हमारे यहाँ रहे हैं, अगर जिनको आपने मारा है तो हम उनकी शहादत भूलेंगे कभी नहीं और उसका हम बदला लेके रहेंगे जरूर से जरूर। तो ये सब खबरें हमारे तक आ रही हैं क्योंकि मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं। हाँ, इजराइल से खबर नहीं आ रही क्योंकि बेंगोरियन एयरपोर्ट जो है कितनी बार उस पे हमला हुआ है, पूरा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। रिसर्च सेंटर जो बहुत महंगा इनका था इजराइल का, वो भी तबाह हो गया ईरान के हमले में। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब मकाम हैं जहाँ पे बमबारी भी हुई है, मिसाइल भी गिरी हैं, ड्रोन भी गिरे हैं। लेकिन ये है कि वहां से कोई ऐसी खबर अभी तक आई नहीं। हालांकि 6,000 से ज्यादा वहां पे जो आईडीएफ के लोग हैं वो मर चुके हैं। और हमास के जो अगर लड़ाके हैं तो इनका तो यही कहना है कि हमने हमास का सफाया कर दिया है। तो हमास का सफाया अगर कर दिया होता तो अभी तक उनको टक्कर बराबर से कैसे मिल रही है हमास से। और जो अभी कर्नल साहब वो सॉरी कैप्टन साहब कह रहे थे कि पीआईएल डालेंगे तो पीआईएल वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है तो वो डाली जाती है। जब कोई जनहित का मुद्दा होता है तो उसमें डाली जाती है पीआईएल। तो जाहिर है जनहित का मुद्दा तो ये है ही। भाई कोई एक इंसान का अगर इंटरेस्ट कहीं पे जुड़ा हो तो उसके लिए लॉ अलग है, लेकिन ये पीआईएल इसलिए होती है कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों का अहित हो रहा हो तो वहां पे पीआईएल भी डाल सकते हो। ये बहुत सस्ती प्रक्रिया है और ये बहुत ही अच्छी है, इस पे बहुत जल्दी सुनवाई भी होती है। और जरूरी नहीं कि वही इंसान पीआईएल डाले, कोई भी पीआईएल कोई थर्ड पार्टी भी डाल सकती है। तो मेरा यही कहना है कि ये सच बात है कि ये मीडिया को सेंसर किया हुआ है और जो जर्नलिस्ट और थे जो खबर दे रहे थे तो उनको ज्यादातर इन्होंने हमले में शहीद कर दिया है। जैसे अल जजीरा के थे, यहाँ तक कि अमेरिका के सीएनएन के थे और अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी इन्होंने जो है बॉम्बिंग करी है। उसमें भी काफी जो है लोगों को जर्नलिस्ट को शहीद कर दिया है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसराइल जो है अपनी हरकतों से तो वाकई बाज नहीं आएगा। और जब तक ये वैसे ये तबाह बर्बाद हो गया है, लेकिन ये बात प्लेटफॉर्म पे मीडिया की नहीं आ रही है कि ये इस तरह से इसराइल का हाल है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो बात है सही है कि अभी हम लोगों को खबरें पूरी तरह से सही नहीं मिल रही हैं क्योंकि जब वहां पे मीडिया ही नहीं है, वहां पे जर्नलिस्ट ही नहीं है जो अगर सच्ची खबरें दे रहे हैं तो उनको हलाक किए दे रहे हैं तो कौन फिर खबर देगा। ये भी बात है। अब यहाँ हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो अभी भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं डिजिटल मीडिया के हैं, ये जो भी है मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या ही कह रही है, क्या ही दिखा रही है, वो तो सभी जान रहे हैं। लेकिन जो और जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब वाले या जो भी हैं तो हम लोगों को खबरें सही मिल जाती हैं। लेकिन और जगहों पे तो ऐसा भी नहीं है, बैन किया हुआ है मीडिया को और जो भी वो चाहते हैं वही रिपोर्टिंग होती है बस। और क्या है, बस मुझे तो यही कहना है कि बात तो बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो कहीं न कहीं से खबर तो आनी चाहिए। अपने नुकसान को छुपा रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा छुपा पाएँगे। कभी न कभी तो आएगा ही ऐसा सामने ऐसी खबरें आएँगी कि पता चले दुनिया को कि इनका क्या नुकसान हुआ है। और अभी ट्रम्प ने फिर से जो है हमास को धमकी दी है और कहा भी है कि हमास से मेरी गंभीर बातचीत चल रही है और इस बार अगर आप लोगों ने नहीं माना तो बहुत ही बुरा अंजाम हो जाएगा। इस बार मेरी बात मान लीजिएगा क्योंकि उनको भी नोबेल पुरस्कार लेना है तो वो उसके लिए उतावले हैं। और ये भी कहा है कि जो है 20 लोग हैं हमास के पास। मेरे ख्याल से मेरे ये नहीं समझ में आता है कि जब अभी तक किसी को ये नहीं मालूम है कि कितने मतलब कैप्टिव्स हैं वहां पर, तो ट्रम्प को कहाँ से खबर मिल गई कि 20 हैं सिर्फ। उनको कैसे पता चल गया कि हमास के पास 20 ही मतलब कैदी हैं, युद्धबंदी 20 हैं उनके पास। तो वो तो इतने दावे से कह रहे हैं कि जितने हैं सबको एक साथ छोड़ दो और तो फिर ये जो लड़ाई है ये अपने आप खत्म हो जाएगी।
लेकिन हमास को मालूम है कि इन लोग अपनी ज़बान पे कायम रहते नहीं हैं। तो हमास ने भी यही कहा है कि आप ऐसा करिए, गारंटी ले लीजिए और वहाँ पे युद्ध बंद करवा दीजिए। अगर आप युद्ध बंद करवा देंगे और गारंटी लेंगे तो हम सबको छोड़ देंगे। भई मसला ही क्या है? मसला तो यही है ना कि आप जो है वहाँ पे जो बमबारी कर रहे हैं और मासूम लोगों को मार रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं इतना ज़्यादा, छोटे-छोटे बच्चों को भूख से मार रहे हैं, कहीं बॉम्ब से मर रहे हैं, कहीं भूख से मर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं तो मेरे ख़्याल से तो थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन ये है कि सभी कुछ सामने एक दिन आ ज़रूर जाएगा। और कैप्टन साहब की भी बात बिल्कुल सही है कि युद्ध में कोई अपना तो नुकसान तो कोई नहीं बताती, कोई कंट्री नहीं बताएगी कि हाँ भाई अगर हमारा जहाज़ गिरा, यहाँ तक कि राफेल हमारे भी गिरे तो क्या हम लोग ने बताया राफेल गिरे? तो भाई दूसरी मीडिया से पता चला है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं तो उससे मीडिया ने अंदाज़ा लगाया और कुछ रिपोर्टिंग इस तरह की हुई है तो पता चला, कभी चाइना ने कहा, कभी यूएस ने कहा, तो उसी से हम लोगों को पता चला है, नहीं तो हम लोगों को भी पूरी बात कहाँ पता चलती। और ऑपरेशन सिंदूर में ये सच है कि इसका कितना नुकसान हुआ है, तो अभी पूरी तरह से तो हम लोग नहीं कह सकते कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से तो रिपोर्टिंग होगी, थोड़ा वक़्त लगेगा लेकिन सब कुछ सामने आ आप जाएगा। सही कह रही हैं। अब